हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का असाइनमेंट बताने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर पहला है असाइनमेंट का, जो चौथे नंबर का असाइनमेंट है। उसमें मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया को लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले श्वसन की प्रक्रिया बता देता हूँ, फिर नीचे चित्र दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो वास्तव में सांस लेना व छोड़ना शरीर की गति विधियों में से एक है, जो हमारी कोशिकाओं का अंदरूनी पर्यावरण एक सा बनाए रखने का काम करती है। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा पसलियों की गति से और सीने और उदर के बीच स्थित एक गुंबद नुमा मांसपेशी डायफ्राम के संकुचन से फेफड़ों में हवा भरती है। सब डायफ्राम का संकुचन होता है। तब क्या होता है दोस्तों? डायफ्राम का संकुचन होता है तो वह नीचे की ओर झुककर सपाट हो जाती है। इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में हवा भरती है। डायफ्राम के शिथिलन से वक्ष गुहा का आयतन कम होने से फेफड़ों में से हवा श्वास नलियों से होकर नाक या मुंह से बाहर निकलती है। फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 4 से 6 मीटर हवा भरी रह सकती है। जीवित अवस्था में कभी भी फेफड़े पूर्ण रूप से खाली नहीं होते हैं। लगभग 1.5 से 2.5 लीटर हवा फेफड़ों में हमेशा होती है। अब ये दोस्तों फेफड़े का मतलब मनुष्य के डायफ्राम का नामांकित चित्र। ठीक है, ये रहा, आप देख लीजिए इसको। ठीक, ये आपको दिख गया। इसको मैं थोड़ा वर्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये वर्टिकली ये है आपका डायग्राम, है ना, श्वसन तंत्र का। उसको आप देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, है ना। नामांकित चित्र बना के आपके सामने रखा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण व 2 उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ होता है। जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस बोले तो 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो वह अपने 3/4 जल के अणु को निष्कासित करके प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका। इसका रासायनिक समीकरण कैल्शियम सल्फेट × 2H2O बोले तो जिप्सम का फार्मूला है ये, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन गर्म किए तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O प्लस 1.5 H2O मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया और 1.5 अणु जल बाहर निकल गया। इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर के निर्माण में, है ना। टूटी हुई जो हड्डी होती है उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर का निर्माण किया जाता है उसमें यूज होता है। दूसरा, जिप्सम बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। गुण देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिश्रित करने पर यह जिप्सम में पुनः परिवर्तित हो जाता है, जो एक कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखना है। ठीक है, मनुष्य के हस्तक्षेप से पर्यावरण को क्या क्या नुकसान होता है ये बताना है। तो पर्यावरण संतुलन को नष्ट करने में मानव ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, पता है आपको। प्राकृतिक स्रोतों का असंतुलित दोहन किया है, पर्यावरण को बुरी तरह, है ना, पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया है। जल स्रोतों के निकट उद्योगों की स्थापना करके तथा वाहित कीटनाशक तथा उर्वरकों का प्रयोग करके जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न की है। मनुष्यों द्वारा वनों को काटकर तथा अपने भोजन के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। वाहनों तथा उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक धुएं से वायु को प्रदूषित किया है। जो हानिकारक धुआं है वाहनों का, उसने भी वायु को प्रदूषित किया है। इस प्रकार मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो साबुन और अपमार्जक में आपको अंतर लिखना है दोस्तों। ये रहा, दोनों साइड ऐसे करके बना लीजिएगा आप डब्बा। साबुन और अपमार्जक एक एक साइड लिख लीजिएगा। इस तरीके से अंतर लिखना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ऐसे में अच्छा नंबर भी मिलता है।
तो इसे वसा या तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, साबुन किससे बनाया जाता है? वसा या तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया द्वारा। और अपमार्जक पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन द्वारा बनाया जाता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ अच्छी झाग देता है। साबुन की धोवन क्षमता कम होती है, जबकि अपमार्जक की धोवन क्षमता क्या होती है? अधिक होता है। अब मानव पाचन तंत्र में भूमिका बताना है ना, एंजाइम की, और दूसरा है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाँ, तो प्रश्न नंबर 5 दिख रहा है आपको, एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा है विलाई। ठीक है, इनके बारे में बताना है आपको। तो पहले हम बताते हैं आपको एंजाइम के बारे में। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर की एक कोशिका में ही कई एंजाइम पाए जाते हैं। शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं, जैसे अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। पेप्सिन नामक एंजाइम अमाशय से स्रावित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है। ठीक है, यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन पचा सकता है। कौन? पेप्सिन एंजाइम। कोशिका में स्रावित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम आहार नली के बाहर बनते हैं और इसमें पहुंचते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है दोस्तों, एक गले, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। क्या बोला? गले, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व मतलब एक गोलाकार क्या होता है? खाली जगह होता है, जैसी संरचनाएं होती है, जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। मुंह से भोजन ग्रसनी से होता हुआ एक लंबी नली ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। समझ में आया होगा आपको ये लाइन? क्या? भोजन ग्रसनी से होता हुआ लंबी नली ग्रसिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है? अमाशय की जो भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। विलाई को देखें तो विलाई छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, विलाई बोले तो छोटी आंत में जो पचे हुए भोजन है उसका अवशोषण होता है। इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है। इन मुड़ी हुई संरचनाओं को दीर्घ रोम विलाई कहा जाता है। इनमें भोजन के अवशेषों या अवशवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है। यहाँ से पचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का असाइनमेंट नंबर 4 कंप्लीट होता है। यदि आप सभी को हमारा असाइनमेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य सभी बच्चों तक अच्छी असाइनमेंट पहुंच सके। असाइनमेंट तैयार करके वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो बेस्ट मटेरियल के साथ प्रोवाइड करते रहें। तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।